लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर जिन पर कि हम इन 40 से 45 मिनट तक चर्चा करेंगे। बिल्कुल, शुरुआत आज की पहली मुख्य खबर से करेंगे और ये खबर है संसद के दोनों सदनों से बीबीजी रामजी बिल पास हो गया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी देर रात पास हुआ और पास होने के बाद भी विपक्ष विरोध कर रहा है और इसे जेपीसी में डालने की मांग भी लगातार कर रहा है। बिल्कुल, इस बीच बात होगी तमिलनाडु की, जहां पर कि तमिलनाडु गुजरात में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है वो बनकर तैयार है और ये लगातार इसको लेकर अब प्रक्रियाएं जारी है। साथ ही साथ बात होगी राजधानी दिल्ली की भी, जहां पर प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में हालात बेहद खराब हैं और नियंत्रण से पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं। बिल्कुल, इसी बीच बात होगी मौसम को लेकर, जहां पर दिल्ली और जो भी उसके साथ सटे हुए राज्य हैं, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और बाकी राज्य हैं, वहां पर आज घना कोहरा देखने को मिल रहा है। धुंध की एक चादर से लिपटी हुई है और विजिबिलिटी काफी ज्यादा लो है। बिल्कुल, बात बांग्लादेश की भी करेंगे क्योंकि बांग्लादेश में हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है और सरकार आज हाई लेवल मीटिंग भी करेगी इस हिंसा को लेकर और जल्द से जल्द हिंसा कम होगी, इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा नजरिया ये रहेगा कि इस हिंसा का असर भारत पर क्या पड़ेगा, पॉलिटिकली या फिर सोशली, इस पर भी बात करेंगे। तो फिलहाल शुरुआत आज पहली और अहम खबर से करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और आज भी सदन के हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बीबीजी रामजी बिल कल पास हो गया है। सहमति के साथ, ध्वनि मत के साथ इस बिल को पास किया गया है। यह बिल महात्मा गांधी का अपमान टीएमसी ये कह रही है और टीएमसी के कई ऐसे सदस्य हैं जो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। किसानों गरीबों के खिलाफ ये बिल बताया गया है टीएमसी की तरफ से। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। इस साल का ये आखिरी दिन है सत्र का और सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से हुई थी। 19 आज है, लेकिन ये 15 दिन का सत्र था ऑफिशियली। और इस दौरान सत्र में वंदे मातरम से लेकर चुनाव सुधार पर चर्चा हुई। कुछ बिल भी आए। जो सबसे महत्वपूर्ण बिल इसमें रहा वो रहा जी रामजी बिल। एमजी नरेगा को बदलकर जी रामजी और इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। 100 दिन का रोजगार 125 कर दिया गया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं संसद के अंदर बन गया, लेकिन ये दोनों सदनों के अंदर बिल अब फिलहाल पास हो गए हैं। इससे पहले गुरुवार की अगर बात करेंगे, रात 12:30 पर यानी कि 12:30 बजे राज्यसभा से भी बीबीजी रामजी बिल पास हो गया। विपक्षी सांसदों की तरफ से हंगामा किया गया और बिल के पास होने से पहले सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। अब देखिए, जब जिसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी में है, जाहिर सी बात है उसी पार्टी की तरफ से जो बिल लाया जाएगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो बिल लाया जाएगा वो पास होगा। लेकिन विपक्ष की भी यहाँ पर मांगे थी और उनकी मांग ये थी कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। हालांकि सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी के बीच में ये तमाम चीजें देखने को मिली। आपको बता दें कि यहाँ पर विपक्ष ने लगातार इसको लेकर हंगामा भी किया और विपक्ष की गैर मौजूदगी के बीच में बिल ध्वनिमत तरीके से पास कर दिया गया। वहीं पर टीएमसी सांसद परिसर के अंदर, जो वहां पर संसद परिसर है, उसके अंदर रात भर धरने पर बैठे रहे। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य, अब हम वंदे मातरम की धुन पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। भारी हंगामा हो गया, लेकिन भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें आज आखिरी दिन था, लेकिन अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। यानी अब आपको लोकसभा में 2025 में कोई भी दृश्य देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी कार्यवाही देखने को नहीं मिलेगी अगले साल तक, जब तक नहीं साल के शुरुआत में कोई भी कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन विडंबना यह है कि संसद सत्र की शुरुआत होते ही, यानी आज के दिन की शुरुआत होते ही इसको स्थगित करना पड़ा। ऑफिशियली एक धुन बजाई गई और धुन बजाने के बाद इस सत्र को यहां पर स्थगित किया गया। अब जाके शिफन जितने भी सांसद हैं, हम स्कूल जाते हैं तो कम से कम 4 बजे तक रुकते थे, आते थे, लेकिन ये माननीय हमारे सांसद जो हमने इन्हें चुना है, लेकिन ये तो मौज करेंगे। संसद में आ गए, स्थगित हो गया, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के अपने अपने घरों में चले जाएंगे और उसके बाद वहां पर आनंद लेंगे। तो भाई लोगों की बातें कौन सुनेगा? कौन लोगों की समस्याओं को सुनेगा? कौन लोगों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगा? लोग कई अभी ऐसे भी लोग हैं जो आज़ादी के इतने साल बाद भी कई लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं, कई लोग पुलों के लिए तरस रहे हैं, उनके इलाकों की तरफ पुल नहीं है और ऐसे ऐसे जगहों से गुजर के जाना पड़ता है। कई लोग स्कूलों के लिए तरस रहे हैं, कई अध्यापकों के लिए तरस रहे हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी भी स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएँ इतनी लचर हैं कि वहाँ से रेफर करना पड़ता है। तो ये चीजें कहीं भी लोकसभा में उठती हुई नजर नहीं आई। नाम का पर पॉलिटिक्स हुई, जमकर हुई, महात्मा गांधी के नाम पर हुई, राम के नाम पर हुई, लेकिन इस लोकतंत्र की खूबसूरती के बीच इस तरह की चीजें निकलना, ये कहीं ना कहीं हमारे पैसे का, हमारे टैक्स का जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा होता है। 1 घंटे में करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से नुकसान होता है, लेकिन हम तो मौज करेंगे। आप जाइए जहां जाना है। यही इस सत्र की पूरी तस्वीर या पूरा आउटकम निकल कर आया है। शिफर, तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से शीतल ने कहा कि कोई भी आउटकम, फिलहाल पॉजिटिव आउटकम मैं कहूँगी, वो नहीं निकला है। सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले 2 दिन SIR पर चर्चा हुई, उसके बाद वंदे मातरम पर जो कि राष्ट्र गीत है उस पर चर्चाएं देखने को मिली, जो कि विपक्ष की तरफ से भी कहा गया कि सही नहीं है, और बहुत सारे बॉलीवुड के ऐसे सिंगर्स थे उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये तमाम मुद्दों पर चर्चाएं सही नहीं है, लोगों के हित की बात होनी चाहिए, लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की हेल्थ सर्विसेज, लोगों की एजुकेशन सर्विसेज, इन तमाम चीज़ों को लेकर बात होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ हंगामे देखने को मिले। ताबिश कमाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली से, वो उनसे जानेंगे ज़रा आज का ये क्या कुछ वहाँ पर नज़ारा देखने को मिला। ताबिश, देखिए कुछ ही मिनट शुरू हुए थे अभी संसद सत्र को और अभी फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है, और अब 2025 में संसद के अंदर ये तमाम सांसद देखने को नहीं मिलेंगे। इस तरीके से शीतल ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हुई, तमाम सर्विसेज की बात नहीं हुई, लोगों के हित की बात नहीं हुई। अब ये लोग जो है अपने घर पर जाकर एंजॉय करेंगे, लेकिन 1 साल और बर्बाद हो गया है भारतवर्ष का, 140 करोड़ जनता का। चले लगता है संसद की स्थगना के साथ साथ ताबिश का संपर्क भी फिलहाल कट चुका है, लेकिन हम दोबारा से ताबिश के साथ संपर्क साधेंगे। ताबिश कमाल लगातार संसद में बने हुए थे, संसद के बाहर से हर एक खबर, हर एक अपडेट वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे और ये अपडेट कर रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज सांसदों की क्या बता रही है, क्योंकि उससे पता लग जाता है कि विपक्ष किस मूड में है, सत्ता पक्ष किस मूड में है, क्या सत्ता पक्ष चाहता है कि चर्चा हो। ये भी ऐसे भी क्योंकि जी राम जी बिल आया, पास हो गया, और वो भी नहीं चाहेगा कि आज उस पर बात हो, इस पर चर्चा हो, हंगामा हो। तो ऐसे में विपक्ष भी नहीं चाहता कि कोई नया बिल सरकार लाए और विपक्ष का मुंह खुला रह जाए और बाकी चीज़ें हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। ताबिश, पे आपसे जानूंगा, जब हम स्कूल जाते थे और अगर स्कूल से आधे वक्त से वापस आ जाते थे या नहीं जाते थे, कहीं और चले जाते थे, तो या तो टीचर से मार पड़ती थी या तो घर पे मार पड़ती थी। हालांकि संसद भी एक जिम्मेदारी है हर सांसद की, हर मेंबर की। पार्टी बाद में है, पहले वो मेंबर है उस संसद का, जहां पर वो जाता है, जहां पर बहस करता है, चर्चा होती है। वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है और गंभीरता बहुत कम नजर आ रही है दोनों के पक्षों की बात की जाए तो। शीतल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर जिस तरह से संसद के ऊपर एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डिसिप्लिन ना तो हमें दिखाई दे रहा है और ना ही हमें नैतिकता के आधार पर विपक्ष या सत्ता पक्ष का दिखाई दे रहा है कि वो किसी भी बिल को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। सरकार और विपक्ष के बीच लगातार जमकर तीखी
नोकझोंक लगातार पूरे साल हमें नजर आई। हमें उम्मीद थी कि साल का अंतिम सत्र होगा, दिसंबर चल रहा है, कुछ ही दिनों के बाद नया साल शुरू हो जाएगा, तो इस दौरान सत्ता और विपक्ष मिलकर कुछ ऐसा बेहतर करेंगे जो देशवासियों के लिए एक उपहार के रूप में होगा। लेकिन यहाँ पर उपहार की बजाय देशवासियों को इस बात का इंतजार है कि जो महत्वपूर्ण बिल है उन पर चर्चा की जाए, उनको पास किया जाए। बजाय चर्चा करने के, बजाय पास किए जाने के, लगातार हम हंगामा देख रहे हैं। हंगामे की भेंट पूरा साल के सत्र लगातार चढ़ते हुए देखे। इससे पहले कई और अहम बिल आए जिन पर भी हमने हंगामा देखा। हालांकि सरकार और विपक्ष को अगर देखा जाए तो कई मुद्दों पर दोनों की तकरार देखने के लिए मिली, लेकिन सरकार जिन बिलों को पास कराना चाहती थी उन बिलों को हमने इसी संसद से पास होते हुए देखा है, चाहे तकरार कितनी भी रही हो। दरअसल अभी भी जो राम और महात्मा गांधी के नाम का विवाद चल रहा है, उस विवाद की जो आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से इसको संसद से सड़क तक की लड़ाई बना लिया है। इसे कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल करने का मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है कि अगर हम इस मुद्दे को बहुत महत्ता के साथ उठाएंगे तो हम जनता के बीच ले जा सकते हैं। प्रियंका गांधी लगातार इस बात का आरोप लगा रही है कि जो मनरेगा एक रोजगार देने का कानूनी अधिकार सरकार यूपीए सरकार की तरफ, यानी कांग्रेस की जब सरकार थी उससे शुरू किया गया था, उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं गरीबों का रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। अब विवाद इतना ज्यादा गहरा गया है कि लगातार दोनों ही सदनों में हमें हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। विपक्ष के और सत्ता पक्ष के कई सांसद अभी हमारे सामने से निकले। हमने उनसे सवाल किया कि आज भी हमें यही देखने के लिए मिलेगा। दोनों का कहना ये है कि सरकार हमारी बात माने। विपक्ष के सांसद ये कहते हैं और वो ये कहते हैं कि ये सदन चलने नहीं देते, हंगामा करते हैं। कहीं ना कहीं दोनों के टकराव की वजह से पूरा जो सत्र था वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। कोई काम हमें देखने के लिए मिला। साथ ही अगर आप देखेंगे जहां एक तरफ हंगामा हुआ है वहीं कई महत्वपूर्ण बिल थे। लगभग 16 बिल ऐसे थे जो पिछले सत्र से लेकर के अब तक जिनको पास होना बेहद जरूरी था, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर के लिए हो, एटॉमिक एनर्जी के लिए हो या अन्य महत्वपूर्ण बिल हो। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो चीजें हमें देखने के लिए नहीं मिली है, बल्कि हमें राजनीति का अखाड़ा और राजनीति का केंद्र संसद बनती हुई दिखाई दी है। बहरहाल कुल मिलाकर के उम्मीद ये है कि आज अगर संसद का काम होता भी है सुचारू रूप से या थोड़ी बहुत देर के लिए संसद में काम होता भी है तो उतनी ज्यादा महत्ता के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई महत्वपूर्ण चीज हो पाए, क्योंकि आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन शायद इतना मुश्किल होगा और ये कह पाना बहुत आसान भी नहीं है कि सरकार इस सबको कराने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस भी नजर आ रही है। शीतल, बिल्कुल ताबिश, लेकिन इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जो 1 मिनट में हजारों की संख्या में, 1 घंटे में लाखों की संख्या में नुकसान होता है, ये तो आम लोगों का, आम जनता का टैक्स है। और ऊपर से आम जनता जो एक वोट देती है उसका भी कोई ठोस परिणाम नहीं है। करोड़ों रुपए का खर्चा है संसद का। पार्लियामेंट सेशन जब चलता है तो एक दिन का खर्चा करोड़ों रुपए के हिसाब से आता है। अगर इस पूरे सत्र का आंकलन किया जाए तो हजारों करोड़ रुपए पूरे साल में बर्बाद हो गए हैं। कोई महत्वपूर्ण चीज, कोई महत्वपूर्ण चीज निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि कोशिश सरकार की जरूर हमें देखने के लिए मिली, लेकिन वो कोशिश जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से कोशिश हमें वहां भी बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई दी है। दोनों ही तरफ से हमें देखने के लिए मिला कि दोनों ही, चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किसी बिल को लेते हुए चलो फिर से संपर्क कट गया है ताबिश कबाल का। लेकिन हमारी लोकतंत्र में सबसे बड़ी चोट यही होती है कि लोकतंत्र के मंदिर में अगर बातचीत ना हो तो इससे हमें बहुत नुकसान होता है। लोकसभा में तो कार्यवाही स्थगित हो गई है, लेकिन अब आपको सीधे राज्यसभा में लिए चलते हैं जहां पर इस वक्त कार्यवाही चल रही है। लेकिन कब तक चलेगी ये बता पाना मुश्किल है। सीधे आपको तस्वीरें इस वक्त राज्यसभा से दिखाएंगे। Down discharging my constitutional responsibility as the chairman of this August House. Honourable members, in my first address to the August House, I had sought your cooperation for the smooth functioning of the House. I have urged you all to use every parliamentary device, such as questions, special mentions, 0-hour submissions and others with sincerity. I am very happy that honourable members cooperated with the chair to complete a significant amount of business during this winter session. I am pleased to mention that the House gave its consent to sit late or skip lunch recess on 5 days to transact the business. The 269th session was distinguished by some remarkable achievements. The session witnessed an unprecedented number of 0-hour notices with an average of
तो चलिए, फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो चुकी है। जिस तरीके से लोकसभा से तस्वीरें आई, कुछ ही मिनटों के अंदर ये स्थगन देखने को मिला। वहीं इसी बीच में राज्यसभा की कार्यवाही भी फिलहाल स्थगित। इसी बीच बात जरा उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और वंदे मातरम पर सदन में चर्चाएं देखने को मिलेंगी। इसी बीच जहां पर एक तरफ हम देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जहां पर पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी असेंबली सेशन लगातार जारी है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। और इसी बीच में शीतकालीन सत्र बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ये भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। फिलहाल सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई की है, ये भी सीएम ने कहा। अलग अलग मुद्दों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर बातें रखी हैं। उससे पहले सत्र की शुरुआत होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें तमाम बातें उन्होंने कही। बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी का सत्र भी। देश के बाद अगर सबसे बड़ी असेंबली है या सबसे बड़ा कोई सदन है तो वो उत्तर प्रदेश की असेंबली आती है। 403 सदस्य वहां पर बैठते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए 403 से 404 जो सदस्य होते हैं, वो बहुत बड़ी सदन होती है। और ये हंगामा रह सकता है। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर बातचीत करने की बात कही थी, उस पर हंगामा हो सकता है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही आह्वान किया था सभी लोगों से कि आप पूरा सहयोग करें और एक चर्चा के साथ, एक ठोस रणनीति के साथ हम लोगों के हित के लिए इस सत्र को समर्पित करेंगे। इस पर हर मंत्री की बात होगी, हर विधायक की बात होगी, वो अपने अपने सवाल रखेगा और जो वहां पर मंत्री होते हैं वो जवाब देंगे। पहले एक समय होता था जब हंसी मजाक में सत्र चलता था, आपने देखा होगा वो दौर भी। शायरी में सदन चलती थी, कविताओं में सदन चलती थी, बहुत खूबसूरत नजारा, और पूरे दिन दिन सदन भी चलती थी। लेकिन अब एक वक्त आ गया है कि सदन सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, और वो हंगामा भी उस समय शुरू हो जाता है जब संसद शुरू होती है। शुरू होते ही हंगामा भी शुरू, और उसके बाद सीधे उसे स्थगित कर देना पड़ता है। और स्थगना भी कुछ मिनट के लिए नहीं, बल्कि अनिश्चितकालीन के लिए आज हो गया, यानी आज आखिरी दिन था। सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने यूपी विधानसभा से। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार संबोधन कर रहे हैं, जरा सुनाते हैं आपको। क्षेत्र घोसी जिला मऊ से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे वर्ष 2012 से 17 तक विधानसभा की प्रांगण समिति के सदस्य रहे। तो वर्तमान में विधानसभा की पंचायती राज समिति के सदस्य थे। श्री सुधाकर सिंह अपने क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता थे। समाज के गरीबों, वंचितों की सेवा, सामाजिक कार्यों एवं शिक्षा के प्रचार में उनकी विशेष रुचि थी। अनेक शिक्षण संस्थाओं से वे संबद्ध रहे। वे एक लोकतंत्र सेनानी भी थे। तब विभिन्न आंदोलनों और आपातकाल के अंतर्गत आजमगढ़ एवं लखनऊ केंद्रीय कारागार में भी वे बंदी रहे थे। वे एक व्यवहार कुशल और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री सुधाकर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खोया है। उनके निधन से समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय सदन की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से इस शोक संवेदना को दुखी परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ओम शांति। अब हम उठते हैं सोमवार सुबह 11 बजे तक।
थे। यूपी विधानसभा का आप जो कार्रवाई है वो देख रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया और उसके बाद एक प्रक्रिया वहां पर हुई और सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि छोटा सत्र है लेकिन यूपी सरकार चाहती है कि ये सत्र पॉजिटिव वे में आ जाए। आज से यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। देखिए, आज से सत्र की शुरुआत हो गई है। 22 दिसंबर को पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट, यानी सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट लाया जाएगा। 24 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र चलेगा। शीतकालीन सत्र बेहद महत्वपूर्ण होगा, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है और सबकी नजरें अनुपूरक बजट पर भी रहेंगी, क्योंकि आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा। 24 दिसंबर तक ये विधानसभा सत्र चलना है, लेकिन वहां पर भी विपक्ष ने कुछ मुद्दे पकड़ के रखे हैं। उन पर विरोध जरूर होगा। एसआईआर के मुद्दे पर होगा या फिर कब सिर्फ का मुद्दा है उस पर भी हो सकता है। उसके अलावा अन्य मुद्दे हो सकते हैं, ये विपक्ष की तरफ से जरूर उठाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि इन सत्रों का यही मायना, यही उद्देश्य होता है कि आप आइए, आप चर्चा करिए और अपने अपने क्षेत्रों को लेकर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को तय कीजिए। जो पोर्टफोलियोज में मंत्री रहते हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए। कल आपने देखा होगा एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई थी संसद से। प्रियंका गांधी ने नितिन गडकरी के साथ शिफन मुलाकात की बात कही थी और उसी समय नितिन गडकरी ने उनको समय दिया। सदन संपन्न होने के बाद वो मिले और उनके जो अपना संसदीय क्षेत्र था वायनाड, वहां को लेकर बातचीत की गई और कुछ प्रोजेक्ट साइन भी हुए। तो ये इस संसद का उद्देश्य रहता है। बिल्कुल, इसी बीच सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ये 5 दिन का विधानसभा सत्र देखने को मिलेगा और इससे ठीक बाद उम्मीद है कि कोई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, कोई बड़े बिल्स पास होंगे, कोई बड़े जहाँ पर सुधारात्मक मुद्दे हैं उन पर बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो ये विधानसभा सत्र जो है वो जारी है और आज से ही इसकी शुरुआत हुई है और 22 दिसंबर को एक अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है। सभी लोगों की नज़र इस उत्तर प्रदेश के बजट पर है, जहां पर सबसे बड़ा राज्य कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश, जहां की सबसे ज़्यादा आबादी भी है, हर एक धर्म, हर एक समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। किस तरीके से बैलेंस क्रिएट किया जाएगा हर एक व्यक्ति के बीच में, जहाँ पर पॉश एरियाज के साथ साथ कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि लोग हैंड टू माउथ लाइफ जीते हैं। तो कैसे इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो अपनाई गई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर कैसे चर्चाएं होंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। कफ सिरप मामले पर जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि इस पर भी कड़ी कार्रवाई हुई है, तो एक एक कर देखना होगा कि इन 5 दिनों में क्या कुछ बड़ी बातें निकल कर सामने आए। फिलहाल बात होगी नई दिल्ली की, जहां पर नया मेट्रो म्यूजियम देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर स्थित यह म्यूजियम है। आज से जनता के लिए म्यूजियम खुल गया है। दिल्ली मेट्रो का इतिहास इसमें प्रदर्शित किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। तकनीक और विकास की झलक भी इस म्यूजियम में देखी जाएगी। छात्रों, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना रहेगा। प्रवेश निःशुल्क रहेगा, सुलभ और वहां पर व्यवस्थाएं रहेंगी। मेट्रो विरासत को ये पूरी तरह से समर्पित किया गया है। तो नई दिल्ली में नया मेट्रो म्यूजियम जो है वो बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर स्थित ये म्यूजियम है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेशन आपको ज्ञात होगा उसके साथ में इसको बनाया गया है। आज से जनता के लिए इसको खोल दिया गया है। इस म्यूजियम में तकनीकी रूप से कुछ चीजें प्रदर्शित की जाएंगी और मेट्रो से जुड़े हुए कुछ अहम चीजें भी इसमें प्रदर्शित की जाएंगी और ये युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र तो रहेंगी, लेकिन युवाओं को कुछ सीखने का या कुछ नया वहाँ पर अर्जित करने का मौका भी मिलेगा, ताकि उनसे चीज़ों की पहचान हो जाए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आए। क्योंकि जब आप अन्य म्यूजियम में जाते हैं तो आप बहुत सारी प्राचीनतम चीज़ें वहाँ पर देखते हैं जो इतिहास में छपी हुई हों। उसका एक मॉडल के तौर पर उस म्यूजियम को रखा जाता है ताकि वो हमारी यादों में बना रहे, अगली पीढ़ी तक हम उसको पहुँचा पाए। तो अब जरा बात दिल्ली के प्रदूषण की भी करेंगे, जहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया गया है। चेकिंग अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई हो रही है। दिल्ली में अभी तक एक दिन के अंदर यहां पर 3746 वाहनों का चालान काटा गया। 570 ऐसी गाड़ियां हैं जिन्हें की बॉर्डर से ही वापस भेज दिया गया। एंट्री पॉइंट्स पर
5000 वाहनों की जांच हुई है और 2 दिनों के अंदर 61,000 नए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट्स बनाए गए हैं। तो यानी कि गाड़ियों से लेकर बिल्डिंग्स तक और तमाम ऐसे फील्ड्स चुने गए हैं जिनकी वजह से कि प्रदूषण पर नियंत्रण हो सकता है। हर वो काम किया जा रहा है, हर वो पैंतरा अपनाया जा रहा है और लोगों की तरफ से भी हर वो काम किया जा रहा है जिसकी वजह से पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर कम हो पाए। लेकिन वक्त रहते कदम नहीं उठाए गए, जिसका नतीजा हम सबके सामने है और धुंध इतनी छा गई है, प्रदूषण इतना छा गया है कि लोगों के सामने संकट बन गया है। प्रदूषण से हालात बिगड़े हुए हैं। इंडिया गेट आपको सामने दिख रहा होगा और विजिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि प्रदूषण की लहर बहुत ज्यादा है। चेकिंग अभियान चलाया गया, ये दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। चेकिंग अभियान इसलिए चलाया गया क्योंकि कई वाहनों पर रोक लगा दी गई थी और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वहां पर बहुत अनिवार्य की गई थी पीयूसीसी, और उसको लेकर भी कुछ वाहनों पर चालान किया गया है और कई सारे प्रदूषण केंद्रों पर भी जमावड़ा देखा गया और 61,000 के आसपास कल प्रदूषण की सर्टिफिकेट्स बनी है, जो एक आंकड़ा सामने आया है। ये बताता है कि लोगों में अब गंभीरता है इस चीज को लेकर। लेकिन सरकार ने ये भी कोई गाइडलाइन या कोई किसी प्रकार की नोटिस पहले ये नहीं दी गई या कोई इस तरह की वार्निंग नहीं दी गई लोगों को कि भाई अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका चालान होगा। कई ऐसे लोग कल थे जो अचानक दिल्ली की तरफ आ रहे थे, उन्हें नियम पता नहीं थे लेकिन उनका काफी ज्यादा चालान हुआ। तो एक तरफ प्रदूषण के गुबार में आप रह रहे हैं, दूसरी तरफ आपको सरकार की भी मार पड़ रही है। अपर्याप्त कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। ताबिश कमाल संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ताबिश, एक तरफ धुंध छाई हुई है, प्रदूषण का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लोगों को कई दिक्कतें भी उठानी पड़ रही है, खास तौर पर उन लोगों को जिनको सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है या कठिनाइयां हैं। लेकिन चालान की जो कार्रवाई है वो भी कल से शुरू हो गई है। देखिए शीतल, दिल्ली के अंदर BS6 के वाहनों को और उसके अलावा दिल्ली में इस तरह के वाहनों को जिनसे पॉल्यूशन का खतरा है उन वाहनों को आने पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। साथ ही कल जो है दिल्ली के अंदर PUC अनिवार्य कर दी गई, यानी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको लेना गाड़ियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको तेल या CNG नहीं मिलेगा। परसों देर शाम दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा कि हम कई बड़े कदम उठा रहे हैं, जिनमें से जो मुख्य कदम थे उसमें उन्होंने कहा कि हम सबसे जो मेन है उसमें हम PUC सर्टिफिकेट जो है उसको पूरी तरह से मैंडेटरी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो वाहन है वो BS6 से नीचे के वाहन कोई भी दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करेंगे। तीसरा मुख्य ये कहा गया कि दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों पर नजर रहेगी, पैनी नजर, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां, अक्सर ऐसा होता है कि दिल्ली NCR के रीजन में एक्सपायर गाड़ी आ जाती हैं। ये एक तरफ तो देखिए दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को लेकर के लगातार ड्राइव चल रहा है, सरकार कोशिश कर रही है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। आज की अगर मैं बात करूं तो जहां पर मैं खड़ा हूं ये लुटियन जोन कहलाता है। इसके आसपास का जो इलाका है बहुत हाई प्रोफाइल इलाका है, चाहे प्रधानमंत्री का घर हो, यहाँ संसद भवन हो, राष्ट्रपति का घर हो, ये तमाम जो बड़े देश के संवैधानिक पदों पर नेता है वो सब यही हैं। उस इलाके की भी अगर बात कर ली जाए, जो मोबाइल में मैं चेक करूंगा तो अभी भी 340 के करीब यहाँ पर AQI नजर आ रहा है। इतनी ज्यादा कोशिशें करने के बावजूद भी दिल्ली NCR का जो पॉल्यूशन है वो 300-400 के बीच लगातार बना हुआ है। ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि किस तरह से पॉल्यूशन को कम किया जाए। एक बात, दूसरी बात यह है कि विपक्ष के निशाने पर लगातार सरकार है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। दिल्ली NCR का जितना भी रीजन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो या दिल्ली हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीनों ही सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है और इसी वजह से ये सब सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। वहीं तीसरी और मुख्य अहम बात यह है कि दिल्ली में बढ़ रहे पॉल्यूशन का अगर रिकॉर्ड स्तर देखा जाए तो पिछले 8 साल में सबसे उच्च श्रेणी में दिल्ली का पॉल्यूशन स्तर पहुंचा है। 2018 में इस तरह की परिस्थितियां दिल्ली के अंदर उत्पन्न हुई थी। उस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ऑड इवन लागू किया गया था, कई नए नियम लागू किए गए थे। 2018 के बाद अब अगर देखा जाए तो 2018 के बाद अब ये परिस्थितियां हमें देखने के लिए मिल रही है। इसीलिए लगातार पॉल्यूशन पर सियासत भी देखने के लिए मिल रही है। संसद में हमने संग्राम देखा, विपक्ष के तमाम सांसद, खास तौर से जो कांग्रेस के सांसद है भूपेंद्र हुड्डा रोहतक से आते हैं, क्योंकि NCR का रीजन रोहतक लगता है, तो वो लगातार इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाते रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि दिल्ली NCR की जो हवा है वो बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। अभी भी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आंखों में जलन और सीने में घुटन सी महसूस हो रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं दिल्ली NCR की, और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। शीतल, फिलहाल
परिस्थितियों से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट के लिए। फिलहाल ताबिश हमारे साथ बने हुए थे, लेकिन प्रदूषण पर अभी भी कोई पर्याप्त ठोस निर्णायक जो है भूमिका वो सरकार की नजर नहीं आ रही है। सरकार भी रुक रुक कर कदम उठा रही है। पिछली सरकारों के नियमों को ध्यान में रखकर ही सरकार आगे बढ़ रही है। इधर उत्तर भारत में घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है और MOCA ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। घने कोहरे ठंड से लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि ठंड बढ़ गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 152 उड़ानें रद्द हो गई कोहरे की वजह से। कोहरे के चलते ऑपरेशन प्रभावित हो रहे हैं। देश में शीतलहर का कहर भी जारी है। कड़ाके की ठंड से लोग परेशान। दिल्ली में कोहरे के चलते 16 फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं। MP में ट्रेनें 8-8 घंटे लेट हुई। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब का सरोवर जम गया है। उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई। कोहरे ने भी जनजीवन को प्रभावित किया है। मध्य प्रदेश में दिल्ली से आने वाली ट्रेनें कोहरे की वजह से 30 मिनट से 8 घंटे तक लेट चल रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित हुई। कम विजिबिलिटी के कारण 27 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। इनमें 16 उड़ानें रवाना होने वाली थी और 11 उड़ानें आने वाली थी। इसके अलावा कई फ्लाइट्स अपने तय समय से देरी से चली हैं। बिहार में भी ठंड बढ़ने लगी है। गुरुवार को सुबह से पटना, भागलपुर समेत 12 जिलों में घना कोहरा छाया है। इन जिलों में सुबह से ही कोहरा और बादल छाए रहे। लोग सड़कों पर गाड़ी की लाइट जलाकर चल रहे थे। पटना के कई इलाकों में विजिबिलिटी 20 मीटर। फिर चाहे वो पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी राज्य हो, हर जगह पर अब ठंड बढ़ गई है। अब ये परंपरा है, ये नेचर है, ये क्लाइमेट है, ये होगा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। ये सीजन है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल जो है ठंड में बढ़ता है। मुश्किल इसलिए भी क्योंकि कोहरे की चादर, कोहरे की मार, उस बीच जो बाहर बैठने वाले लोग हैं उनके लिए दिक्कत बढ़ती है। उनके लिए ज़रूर प्रशासन कुछ न कुछ कदम उठाता है अलग अलग जिलों में। इसके साथ साथ पहाड़ी राज्यों में पानी का जमना, बिजली का टूटना, सड़कों का टूटना बर्फ की वजह से या तमाम जो चीज़ें होती हैं वो एक बड़ी दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि विजिबिलिटी कम होती है और वाहनों को आने जाने में भी दिक्कत होती है। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने। तो बिल्कुल ये आपको 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहाँ पर चंडीगढ़ की बात करेंगे तो घना कोहरा देखने को मिल रहा है। बिहार पटना के अंदर भी इसी तरीके से कोहरे की चादर के अंदर ये पूरा आसमान और पूरी सड़कें, गाड़ियां लिपटी हुई नजर आ रही हैं। वहीं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी लोग आग का सहारा लेकर और अलाव जलाकर इस ठंड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर के भी यही हालात हैं। गोरखपुर के अंदर भी देखिए किस तरीके से घना कोहरा है और विजिबिलिटी बेहद ज़्यादा कम है। कानपुर सिटी की अगर बात करेंगे तो लोग जहां पर एक तरफ अपना जनजीवन जीने के लिए लगातार चल रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मौसम की मार कहीं ना कहीं लोगों को जरूर झेलनी पड़ रही है। फिलहाल दिल्ली और उत्तर प्रदेश की 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर द्वारका दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, कोई खास फर्क नहीं है शीतल। जहां पर अगर हम बात करेंगे घने कोहरे की या फिर प्रदूषण के उस काले धुएं की, तो कहीं ना कहीं एक ही जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। जहां पर दिल्ली के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जहां पर एक तरफ घना कोहरा देखने को मिल रहा है, वहीं प्रदूषण के साथ मिक्सअप होकर और ज़्यादा स्थिति बिगड़ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में ये फॉग की ये चादर, स्मॉग अगर हम कहेंगे, स्मोक और फॉग मिक्स होकर जिस तरीके की दिक्कतें ड्राइवर्स को खास तौर पर झेलनी पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं शिफन, क्योंकि घना कोहरा और इसकी वजह से ठंड बढ़ गई है अलग अलग क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं। मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हर जगह पर ठंड है। इधर राजस्थान में बूंदी में दर्दनाक हादसा हुआ है। कार पर पलटा बजरी से भरा डंपर। हादसे में अब तक 4 की मौत हुई है। मरने वालों में 3 भाई और भतीजा भी शामिल है। बर्थडे पार्टी में शामिल होने जा रहे थे कोटा, लेकिन ये हादसे का शिकार हो गए। बिल्कुल आपको बता दें कि बूंदी के अंदर बजरी से भरा डंपर कार पर पलट गया और डंपर और बजरी के नीचे दबने की वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है और मरने वालों में 3 भाई हैं और एक भतीजा शामिल है। वहीं एक भाई को गंभीर हालत के अंदर कोटा रेफर किया गया है। ये देखिए आप, कार की हालत आप जरा देखिए, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण ये हादसा हुआ होगा और दर्दनाक मौत इन 4 लोगों की हुई है।
तीन भाई थे और एक भतीजा था, जिसकी वजह से कि चारों के चार जो है अपना दम तोड़ देते हैं। और अभी फिलहाल कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है और अभी फिलहाल मामले की जांच जारी है। शाम को 6 बजे जो कोटा बूंदी नेशनल हाईवे है, वहाँ सिल्लोर पुलिया पर अनंता होटल के पास में एक ट्रेलर का टायर फटने पर असंतुलित होकर आगे चल रही क्रेटा गाड़ी को टक्कर मारी और दोनों ही गाड़ियाँ दूसरी साइड पर जाकर पलट गई, जिसमें 5 लोग हताहत हुए हैं, 4 की मृत्यु की सूचना है, एक घायल है जिनका उपचार जारी है। प्रथम दृष्टिया जो पीड़ित परिवार है वो टोंक से कोटा किसी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। हादसा ये बजरी वाला ट्रेलर है और इसका टायर फटने से प्रथम दृष्टिया संतुलित होकर ये हादसा होना सामने आया है। बाकी सभी कारणों की जांच की जा रही है। हादसा काफी भीषण था। अभी 1 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सभी घायलों मृतकों को हमने सरकारी अस्पताल बूंदी में शिफ्ट कराया है और हाईवे को वापस से चालू करा दिया गया है। जो पीड़ित हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो टोंक से। वहीं अब बात जरा बांग्लादेश के हालातों की होगी, जहां पर एक बार फिर से बांग्लादेश के हालात बेहद ज्यादा खराब हैं और हिंसा वहां पर भड़क चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान के आवास पर तोड़फोड़ देखने को मिली और पुलिस ने हादी के हथियारों पर 37 लाख रुपए का इनाम रखा है। और यूनुस ने आज दोपहर को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग के अंदर इन तमाम चीजों पर चर्चाएं होंगी, हालात सुधारने को लेकर मंथन होगा। बांग्लादेश सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा भी कर डाली। और बांग्लादेश में अशांति के बीच भारत ने भी एडवाइजरी जारी की है। हादी को पहले भी मौत की धमकियां मिली। हादी जो पूर्व प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा विरोधी माना जाता था और हादी की मौत पर बवाल देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर भारी हिंसा और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर कई सारे मीडिया हाउसेस पर भी हमला किया गया है। 2 न्यूज ऑफिस जलाए गए। भारत की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका ये कहना है कि डीप स्टेट्स आधारित ये पूरा मामला है। ये पहली बार नहीं, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका ये तीनों भारत के पड़ोसी देश हैं, छोटे छोटे देश हैं और वहां पर हिंसाएं होना ये कहीं ना कहीं भारत की तरफ हिंसा उगलना या ऐसी चीजें बताई जा रही हैं कि एक प्लानिंग के तहत किया जाता है। घटना से जुड़े बड़े अपडेट। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत। 2024 छात्र आंदोलन के नेता थे हादी। 12 दिसंबर को सर में गोली लगी थी और चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हमला हुआ और अब इनकी मौत पर हिंसा लगातार भड़क गई। हालात लगातार गंभीर बनी रही। गुरुवार रात सिंगापुर में इसका निधन हुआ। बिल्कुल, इसी बीच में मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए और ढाका समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंसा भड़क उठी है। इसके साथ डेली स्टार के दफ्तर पर हमला हुआ। प्रोथोम ऑलो ऑफिस में तोड़फोड़ हुई। ये कुछ मीडिया दफ्तर हैं जहां पर तोड़फोड़ हुई है। इसी बीच में मीडिया दफ्तरों में आगजनी जो है वो देखने को मिली। 25 पत्रकार अंदर फंस चुके थे। 25 पत्रकार अंदर फंसे, लेकिन उसके बाद सकुशल उन पत्रकारों को बाहर निकाला गया, ऐसी खबर है। सभी को सुरक्षित निकाला गया। मौत से पहले विवादित पोस्ट का मामला भी सामने आया था। इसी बीच में ग्रेटर बांग्लादेश का मैप शेयर किया गया और मैप में भारत के 7 सिस्टर्स शामिल थे। तो देखिए कितना बड़ा ये कहीं ना कहीं हेरफेर देखने को मिला और 7 सिस्टर स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो बांग्लादेश के अंदर शामिल। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है और इसमें भी कहीं ना कहीं भारत के पीछे या भारत को डगमगाने की, भारत की सियासी जो अभी प्रथा है उसको डगमगाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, युवा बांग्लादेशी नेता इकबाल मंच के राष्ट्र प्रवक्ता फिलहाल थे और ये उस्मान हादी थे कौन, वो जरा आपको बता रहे हैं। अगस्त 2024 के छात्र विद्रोह के बाद ये उभरा है। भारत के खिलाफ जहरवादी बयान दे रहा था। बिल्कुल, शेख हसीना के विरोध नेता, शेख हसीना की सरकार गिराने के अंदर भी ये उस्मान हादी शामिल था। और ढाका में 8 सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था। 8 सीट से, क्योंकि ढाका में बांग्लादेश में चुनाव भी होने। बिल्कुल, बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होंगे और इन्हीं आम चुनावों के अंदर ये हादी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।
चलिए न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।